11th इंग्लिश मीडियम। आज का आपका वेक्टर का 4th लेक्चर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमें यूनिट वेक्टर पढ़ना है और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है वो देखेंगे। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो उसमें 4 टाइप डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। तो आपका जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए यूज होता है ना। कौन सी डायरेक्शन में आपका वेक्टर फैला हुआ है ना, एक्सपांड करना है आपको कि कौन सी डायरेक्शन में। 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल है ना। एक्स एक्सिस हो सकता है अलोंग द लाइन ऑफ, वाई एक्सिस हो सकता है या फिर जेड एक्सिस। तो एक्स वाई जेड में होगा, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट करेंगे। ए नॉर्मल वेक्टर को क्या करते थे हम, ऐसे एरो मारते थे है ना। उसके बदले हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए ऐसे ए कैप लिखेंगे ना। वैसे मैंने बात की थी वहाँ पर ए कैप या फिर ए हैट इसे पढ़ा जाता है, तो ऐसे लिखेंगे हम ए कैप। तो ये हो गया आपका डिनोशन ऑफ यूनिट वेक्टर है ना, इसे ऐसे हम डिनोट करेंगे। उसके बाद यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो देखिए कोई भी वेक्टर जो होता है ना उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए आपको क्या है उसके मॉड्यूलस में लिखना था, वो भी मैंने आपको बताया था है ना। तो ये आपका मॉड्यूलस हो गया, और जैसे आप नॉर्मल ये लिखो है ना, तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया। और ये जो आप मॉड्यूलस में लिखोगे तो उसको क्या कहेंगे हम, इसको कहा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को ऐसे डिफाइन किया जाता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड है ना। वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसे कहा जाएगा आपका यूनिट वेक्टर है ना। तो ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। दूसरी चीज़ है ना, यूनिट वेक्टर को जैसे मैंने आपको कहा कि डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डायरेक्शन डिफाइन कैसे करेंगे हम यूनिट वेक्टर से। तो अगर मान लो कि आपके पास एक्स डायरेक्शन में जाना है, वाई डायरेक्शन में जाना है या फिर जेड डायरेक्शन में जाना है, तो अगर एक्स डायरेक्शन के लिए आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे आई कैरेट है ना। उसके बाद वाई के लिए लिखा जाएगा जे कैप और जेड के लिए लिखा जाएगा के कैप है ना। तो आई जे के आपको याद रखना है ना। तो एक्स डायरेक्शन में अगर है तो उसको लिखा जाएगा आई कैप, वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप और जेड डायरेक्शन में है तो के कैप। चलिए कोई भी मैं आपको बता देता हूँ ऐसे। अगर मान लो कि आपको ए वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर ऐसे है, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप ऐसा है। तो ये जो आपका वेक्टर है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर कहा जाता है, 3 डायरेक्शन में है। और जो वेक्टर का आपका जो वैल्यू है वो 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 4 कैप, अगर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो आप ऐसा मान सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 2 है ना, ऐसे बोलेंगे हम। आई कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन में है, वो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2। वाई डायरेक्शन में कितना है 3 है, और जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नीट्यूड है 4। तो अगर इसको ड्रॉ करना है तो आपको बताए 3 डायमेंशन ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये वाला आपका जेड एक्सिस है ना। तीनों देखो एक दूसरे के, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री और इन दोनों के बीच का भी एंगल 90 डिग्री। तो कोई भी दो एक्सिस के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री रहता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में। और चलिए इसको अगर मान लो कि मुझे ड्रॉ करना है तो 2 आई कैप मतलब एक्स वाली जो डायरेक्शन है आपकी, तो एक्स वाली डायरेक्शन में हम क्या करेंगे उसको ऐसे लिखेंगे। ये आपका हो गया, यहाँ पर लिखा जाएगा 2 मैग्नीट्यूड यहाँ पर एक्स वाले डायरेक्शन में। वैसे ही वाई वाली डायरेक्शन में आपका मैग्नीट्यूड कितना है वहाँ पर 3 है, और वैसे ही जेड वाली डायरेक्शन में आपका मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है वहाँ पर 4 बन रहा है ना। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ड्रॉ करना है तो आप ऐसे कीजिए, या फिर इंटरप्रेट करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल दीजिए कि एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 2 है, वाई में 3 है और जेड में आपका मैग्नीट्यूड 4 है ना। तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आसान है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि वेक्टर का एडिशन पढ़ लेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है ना। तो पहले सबसे पहले हम कर देते हैं उसका एडिशन देख लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है ना। तो आपको एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स 2 मेथड से समझाया जा सकता है। एक तो पैरेललोग्राम मेथड है और दूसरा ट्राइंगल मेथड है ना। तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम मेथड से आपको समझा देते हैं। वैसे ही देखेंगे ट्राइंगल मेथड से, आंसर दोनों में सेम आता है, दोनों का मेथड लगभग सेम आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरेललोग्राम मेथड से क्या आता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास वेक्टर ए है, ये मान लीजिए आप वेक्टर ए,
और ये वाला जो आपका वेक्टर है वो मान लेते हैं वेक्टर बी। इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तो ए प्लस बी वेक्टर को जोड़ने पर मुझे कुछ रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है जिसको नाम देते थे आर, है ना, या किसी बुक में सी दिया होगा। मैं मानता हूँ यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर आपका आर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आपका वेक्टर इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, ऐसे, है ना, यहाँ पर कहीं पर उसका वेक्टर आएगा। चलिए इस फिगर को मैं क्या करता हूँ, बड़ा यहाँ बना देता हूँ, तो आपका क्या मैथमेटिकल स्टेप में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है ना, उसको बाद में यहाँ बड़ा बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों को वेक्टर को एडिशन करना है। दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका ये जो आपका आंसर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हम निकालना चाह रहे हैं। तो आपका वेक्टर ए और वेक्टर रिजल्टेंट इन दोनों के बीच का एंगल माना जाता है अल्फा, है ना। ये पर्टिकुलर सिंबल है, उसमें कोई चेंज नहीं है ना। तो आपको याद रखना है वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है उसे कहा जाता है अल्फा। वैसे ही वेक्टर बी और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल होता है आपका बीटा, और वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा। तो नॉर्मल आप यहाँ से समझ सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं इसको। चलिए तो जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं इसकी बड़ी फिगर, तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, वैसे ही ये हो गया आपका वेक्टर 2। इन दोनों को जोड़ना है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, वेक्टर नंबर 1 वेक्टर नंबर 2, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे एक वेक्टर मिलता है, वो है यहाँ पर आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये बना लेते हैं हम एंगल थीटा। चलिए तो हम बनाते एक एक्सटेंड करते हैं इसको पैरेललोग्राम में। देखिए यहाँ से ये और यहाँ से पार्ट आपका ये, देखिए तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम ना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ। चलिए, है ना, मैं नाम दे देता हूँ सबके। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर XYZ से लेते हैं ना, क्योंकि ABC R ये सब सारे यहाँ पर नाम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो नाम देते हैं यहाँ पर O दे देते हैं। चलिए O, फिर यहाँ पर X, यहाँ पर Y, यहाँ पर पॉइंट को नाम दे देते हैं Z। आप PQR पे कुछ भी दे सकते हैं। चलिए तो पॉइंट नाम दे दिए सारे। आपका ये जो वेक्टर है आपका ये वेक्टर यहाँ पर लिख देता हूँ तो साथ में ना आ जाए, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट आपका X, Y और Z है ना, ये ट्राइंगल हमें यूज़ करना है। अब देखिए पैरेललोग्राम में होता क्या है कि अगर मान लो कि एक ये लाइन है और दो लाइन मैं यहाँ से ऐसे बना रहा हूँ, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। तो ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, वहाँ पर थीटा हो जाएगा। ये आपका बी पार्ट, तो ये भी आपका कितना पार्ट हो जाएगा, वेक्टर बी। पैरेललोग्राम में आपको पता है कि ये दोनों साइड क्या होती है, सेम होती है, ये वाली और ये वाली, है ना। यहाँ साथ में कंपेयर करना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, सेम। तो इसको मैंने बी वेक्टर लिखा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे लिए, बी वेक्टर हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर मान लो कि आपके पास ऐसा ट्राइंगल है और ये एंगल आपने माना हुआ है थीटा, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लो बी है तो अपोजिट साइड आपकी कौन सी हो जाती है, बी साइन थीटा, और एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाती है आपकी, बी कॉस थीटा, है ना। ये आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो मैं अपोजिट साइड को क्या लिख सकता हूँ, बी साइन थीटा। तो ये बी है ये वाले ट्राइंगल में ना। इसी ट्राइंगल को मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपका यहाँ पर ट्राइंगल आ रहा है ये वाला, देखिए ध्यान से, Z Y X वाला ट्राइंगल, है ना। तो देखिए ये ट्राइंगल आपका ये हो गया तो उसमें ये आपका पार्ट है बी वेक्टर, ये एंगल है आपका थीटा। तो ये सामने वाला मैं लिख सकता हूँ बी साइन थीटा। चलिए मैं यहाँ पर पुट करूँगा आपका बी साइन थीटा, ठीक है। चलिए वैसे ही ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, बी कॉस थीटा, है ना। तो ये वाला आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी कॉस थीटा। चलिए अब एक ट्राइंगल और लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल, ZOY। इन ट्राइंगल ZOY ये वाला ट्राइंगल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये देखो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर फिर से वो ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये आपका है रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर नीचे की ये साइड कितनी हो गई, एक तो ए वेक्टर तो खुद था, उसमें बी कॉस थीटा और जुड़ गया, तो ये नीचे की साइड लिखी जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा, और सामने की साइड तो हमने क्या मानी हुई है, बी साइन थीटा जो निकली हुई थी, बी साइन थीटा। तो ये ट्राइंगल में आपका ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। चलिए तो पाइथागोरस अप्लाई करने पर
आपको लिखा जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको एक्सपांड कर देते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वहाँ पर आपका आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। a प्लस बी को जोड़ने पर आपका जो आंसर आता है वो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए अब ये दोनों टर्म में देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म है ना, तो बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा इसमें से, तो लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी है जो 1 होती है, तो लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे आर निकालना है रिजल्टेंट, तो ये स्क्वायर निकाल के मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो आर इज इक्वल टू लिखा जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, 12th के एंड तक आपको ये फॉर्मूला काम लगने वाला है ना। जेई नेट गुजकेट कुछ भी ले लीजिए, तो 12th साइंस तक जब खत्म होगा तब तक आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल सभी जगह पर आएगा। जब भी आपको वेक्टर एडिशन आएगा तो वेक्टर एडिशन आपको इसी से करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि दो वेक्टर का एडिशन इस फॉर्मूला से कैसे किया जाता है और उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक सीख लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट आंसर लिख पाए जब भी हमारा एडिशन आए तब। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।